हेलो स्टूडेंट्स। आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा तीन चीजों के बारे में। पहला रहेगा श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, दूसरा होगा हमारा ऑर्बिटल वेव फंक्शन और तीसरी चीज रहेगी एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअल में ये वाला जो लेक्चर है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सबसे लास्ट लेक्चर होगा और इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। सबसे पहली चीज एक्चुअल में हमें पढ़ना है किसके बारे में? श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के बारे में। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं बेटा, वैसे ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअल में ये जो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हमें नहीं पढ़ना है। इसके सॉल्यूशन के बाद जो भी चीजें आती है एक्चुअल में वो इससे पहले वाले लेक्चर में सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज वाले लेक्चर में बस इसका बेसिक आइडिया देखेंगे और इसके फीचर्स के बारे में जो 4-5 स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी ने दे रखे हैं केवल उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, एक्चुअल में एनसीईआरटी ने श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन का बहुत ही शॉर्टकट वाला फॉर्म दे रखा है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उन्होंने श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को कुछ ऐसा लिखा है, एच कैप साई इक्वल टू ई साई। एक्चुअल में ये जो एच कैप है, हाँ गलती से इसको कैंसल आउट मत कर देना बेटा, इधर से साई वाला कैंसल आउट हो गया, ये मत करना। ठीक है, साई हमने पढ़ा हुआ था लास्ट वाले लेक्चर में। ग्राफ पढ़ते समय हमने देखा है कि साई किसको बताता है? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह मानकर जो हम इक्वेशन लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो एच कैप है एक्चुअल में ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बेटा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये क्या है? ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब इसका मतलब क्या है समझना। ठीक है, एक्चुअल में मैथ्स में क्या होता है, हर एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई एक सिंबल यूज होता है। जैसे 2 नंबर के बीच में अगर ये लगा दिया तो आपको समझ में आता है दोनों चीज़ों को ऐड करना है, तो ये एक तरीके का क्या है, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ वैसे ही 2 नंबर के बीच में माइनस यूज कर लिया तो आपको समझ में आता है सब्ट्रैक्शन करना है, या ये मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, ये सब क्या है, एक तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। ठीक है, कुछ और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में आपको पता है बेटा, जैसे मान लेते हैं किसी इक्वेशन के सामने ये डी बाई डी एक्स लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाता है उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के भी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन वो समझ में आता है आपको कैसे कि डिफरेंशिएशन करना है, इस वाले सिंबल से। वैसे ही किसी इक्वेशन के सामने जब हम ऐसा सिंबल लगा देते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि क्या है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या है, बहुत अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस है। कुछ वैसा ही ऑपरेशन क्या होता है, कोई फिक्स्ड सेट ऑफ जो ऑपरेशंस है उसके लिए एक सिंबल दे देते हैं हम, क्या चीज, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का, एच कैप का। तो ये एच कैप में अपने आप में कुछ स्टेप्स हैं कि हमें कुछ डबल डिफरेंशिएशन और कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती है, उसको उतना डिटेल में ना लिखकर हम शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो प्रोसेसेस को बताता है, जिन ऑपरेशंस को बताता है, वो जब हम परफॉर्म करेंगे किस पर, उस इक्वेशन पर जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए लिखी गई है, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। समझ में आया? तो एक्चुअल में ये शॉर्टकट तरीका है बेटा। जब ये जो साई जो है इस पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेटर परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, ये जो साई की जो इक्वेशन है इसका डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या होता है बेटा, डेल वर्ड यूज करते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। मतलब अगर कोई इक्वेशन एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल है मान लेते हैं और इसको केवल एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जब बहुत सारे वेरिएबल होते हैं लेकिन किसी एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ जगहों पर ये डी बाई डी एक्स भी लिखा हुआ मिलेगा, उसका मतलब डिफरेंशिएशन ही है। स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएशन है, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। कौन सी इक्वेशन को? उस इक्वेशन को जो कि इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह मानकर लिखी गई है। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसी को y के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसी को z के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करेंगे। उसके साथ 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर, m जो है ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h जो है आपको पता है, हमने बहुत सारी जगह इसे यूज किया है, इसे क्या बोलते हैं हम, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसके अलावा ये जो कैपिटल E दिखाई दे रहा है ये क्या है, टोटल एनर्जी, या सिंपली हम इसको एनर्जी बोल सकते हैं। वैसे ये जो V है ये क्या है एक्चुअल में बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी वाली चीज है। ठीक है, अब इसके इक्वेशन को हमें सॉल्व नहीं करना है, इसमें कोई वैल्यूज पुटअप करके हमें आंसर्स नहीं निकालने हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि जो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन है ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। क्लियर हुआ? अब हमें एक्चुअल में क्या पढ़ना है कि जो ये श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन है
इससे रिलेटेड कुछ फीचर्स, कुछ स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, बस आपको उतना पता रहना चाहिए। ठीक है, तो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन कुछ ऐसे दिखता है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अलग अलग क्वांटम नंबर्स निकल कर आते हैं। ठीक है, उसमें भी ये वाला इक्वेशन भी एक्चुअल में एक शॉर्टकट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ साई की भी अपनी खुद की एक इक्वेशन है बहुत बड़ी सी। ठीक है, तो उस बड़ी सी इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, और फिर इस वाली इक्वेशन को ऐड करके जीरो के बराबर जब पुटअप करते हैं, तब जाकर इसमें इसके सॉल्यूशन से बहुत सारे अलग अलग चीज़ें निकल कर आती हैं। जो सारे कंक्लूजन्स इससे निकल कर आते हैं वो सब इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है, बस इस इक्वेशन से रिलेटेड हमें कुछ फीचर्स पढ़ना है। और वो फीचर्स ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन क्या है? सबसे पहली चीज, जब भी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से, तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकल कर आ जाता है। इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। क्यों पॉसिबल होता है एग्जैक्ट सॉल्यूशन? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बहुत सिंपल होते हैं। आपने हर जगह देखा होगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कुछ अलग रूल पढ़े हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए अलग रूल पढ़े हैं, एनर्जी वाले केस में स्पेशली। ठीक है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बहुत सिंपल होते हैं तो उनका सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकल कर आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का जब सॉल्यूशन करने जाते हैं इस वाले इक्वेशन से, तो एक्चुअल में एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकलता। एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसके केस में पॉसिबल नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, इसलिए आपको ये सब पता रहना चाहिए बेटा। ठीक है, बट हम इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। ठीक, एग्जैक्ट सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ती है। तो जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे अप्रोक्सीमेशंस लेने पड़ते हैं उस इक्वेशन से अलग अलग चीजें निकालने के लिए। क्लियर हुआ? ये दो चीजें हो गई, स्टेटमेंट हो गए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन से हमें ये पता चलता है कि जो एनर्जी लेवल जो होंगे वो क्या होंगे? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन का मीनिंग हमने समझ लिया है बेटा। क्वांटाइजेशन एक्चुअल में क्या वर्ड, किसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम? जब एक किसी चीज, किसी भी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, अगर वो कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड है वो प्रॉपर्टी। जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज था, या फिर फोटॉन्स की जो एनर्जी थी वो क्वांटाइज थी, कुछ वैसे ही। या एंगुलर मोमेंटम जो हमने पढ़ा था, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, वो क्वांटाइज था। कुछ वैसे ही एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो भी क्वांटाइज्ड होती है। वो कुछ डेफिनेट वैल्यूज होती हैं, वो रैंडम कोई भी वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती। मतलब जो वो ऑर्बिट की या सबशेल की जो एनर्जी रहेगी, कुछ उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहेगी, वो फिक्स एनर्जी रहेगी। और यही कंक्लूजन और किससे निकल कर आता है? यही सेम कंक्लूजन की क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल जो है, ठीक है, वो और किससे हम बता सकते हैं? ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी कैसे बता सकते हैं? जैसे अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 ऐसे वेव्स कंप्लीट कर रहा है, तो 3 वेव्स के लगभग बराबर क्या आप मान सकते हो उसको? एनर्जी। ठीक है, वैसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर ये इस तरीके से 4 वेव्स कंप्लीट कर रहा है, तो आप उसको कैसे मान सकते हो कि वो उसकी जो एनर्जी होगी वो 4 वेव्स के बराबर कुछ हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसीलिए जो वेव नेचर वाली जो प्रॉपर्टी है उसी को यूज करके हम ये कंक्लूजन देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी जो एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? क्वांटाइज्ड होनी चाहिए, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होनी चाहिए। क्वांटाइज का मतलब हमने समझ लिया बेटा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ वाला जो चीज, जो कंक्लूजन आपको पढ़ना है इसके बारे में, वो क्या है कि इसके सॉल्यूशन से, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से जो चीज निकल कर आती है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है और एग्जैक्ट वेलोसिटी है वो हम नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और ये किसके हिसाब से है बेटा? ये सिमिलर है किसके हिसाब से? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी यही निकल कर आता है कि वो कहता है कि हम एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजीशन एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ एरर हमेशा रहेगा। तो यही चीज एक्चुअल में और किससे निकल कर आता है? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। ठीक है, किससे निकल कर आता है? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी यही सेम चीज निकल कर आती है। ठीक है, कहने का मतलब इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कोई लिमिटेशन क्रिएट नहीं करता। बोर्स मॉडल में था, क्योंकि बोर्स मॉडल में ये स्टेटमेंट था कि उसकी पोजीशन एक्यूरेटली बता सकते हैं,
कौन से रेडियस पर, कितने रेडियस पर कौन से ऑर्बिट में कहां पर इलेक्ट्रॉन होगा वो उसमें बता सकते थे, बोर्स मॉडल ये कहता था। लेकिन ये बोलता है कि हम एग्जैक्ट चीज नहीं बोल सकते, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी वाली चीजों के बारे में बात करते हैं। जब हमने ऑर्बिटल का डेफिनेशन पढ़ा था तो क्या बोला था, ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस 90 to 95% हो जाएंगे। हम एक्यूरेट 100% वाली चीज की बात नहीं करते हैं। समझ में आ गया? तो ये इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, बस ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है जिसके बारे में आपको करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ सकता है, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद देखना बेटा सबसे लास्ट चीज कि ये जो साई और साई स्क्वायर, इसी का ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया था, इनका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। कहने का मतलब ये जो साई है इसको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते हैं, हाँ इसको किसी और चीज में कन्वर्ट करके, साई स्क्वायर में कन्वर्ट करके या 4πr² साई स्क्वायर में कन्वर्ट करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लेकिन केवल और केवल साई की वैल्यू को देखकर कुछ नहीं बता सकते, और इसलिए इसका क्या है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन साई स्क्वायर का है। साई स्क्वायर क्या बताता है, साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, एक्चुअल में ये क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस कौन से पॉइंट पर कितने ज्यादा होंगे ये बताता है। तो जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, साई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सिंपली साई स्क्वायर ये जो लिखते हैं हम, स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बारे में बताता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी इसे समझ लिया था बेटा, यहां तक क्लियर हुआ? तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको जो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के बारे में आपको पता रहना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज आपको जो जानना है वो किसके बारे में है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन के बारे में। ऑर्बिटल वेव फंक्शन किसके लिए यूज होता है बेटा, इस साई के लिए यूज करते हैं हम ये वाला वर्ड। तो साई की अपने आप में कोई इक्वेशन है, उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें बस हमें पढ़नी है। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या आपको ध्यान में रखना है कि ये जो साई जो होता है इसकी जो इक्वेशन होती है, ये इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड में जब कोई वेरिएबल्स होते हैं तो हम एक्स वाई जेड वेरिएबल्स कहां पर लेते हैं बेटा, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई चीज ड्रॉ करते हैं। तो दो तरीके के एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और एक होता है पोलार कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो हम नॉर्मली जितने भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो एक्चुअल में किससे बनते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके बनते हैं। ठीक है, जो हम एक्स वाई जेड की जो बात करते हैं उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नाम देते हैं। उसमें एक्स वाई जेड ये तीन वेरिएबल को यूज करके एक इक्वेशन बनती है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हो जिसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेव फंक्शन बोलते हैं। लेकिन इसकी जगह पर इसको थोड़ा और दूसरे कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि उनका सॉल्यूशन ज्यादा आसान होता है करना। ठीक है, तो एक दूसरा कोऑर्डिनेट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलार कोऑर्डिनेट। उस पोलार कोऑर्डिनेट में क्या चीजें होती है, उसमें रेडियस वाला टर्म होता है, ठीक है, और एंगल वाले टर्म्स होते हैं, थीटा और फाई वाले कुछ एंगल्स होते हैं, और रेडियस वाला टर्म होता है। तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं, जब श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन में वो साई को यूज करना होता है तो उसके यूज करने के पहले ये जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है जिसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं उसको कुछ ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें एक्स वाई जेड की जगह पर रेडियस वाला टर्म आ जाता है। रेडियस मतलब आर वाला एक टर्म आ जाता है और उसमें एंगल्स वाले टर्म आ जाते हैं, थीटा और फाई, मतलब साइन थीटा कॉस फाई, इस तरीके से कुछ इक्वेशंस होती हैं। ठीक, तो वो दोनों सेम ही इक्वेशन है, बस उस एक ही इक्वेशन को दूसरे तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेव इक्वेशन लिखा जाता है उसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं आर के टर्म में, थीटा और फाई के टर्म में। ठीक है, और जब इसके टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एक्चुअल में ये दो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन जिसमें आर रहता है और एक इक्वेशन जिसमें एंगल्स होते हैं, थीटा और फाई वाले टर्म होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो जाता है, जब इसको हम रेडियस और थीटा फाई वाले इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसको दो इक्वेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, ये कैसा होता है, ये जब कन्वर्ट करते हैं तो ये दो इक्वेशन का प्रोडक्ट होता है, जिसमें एक जो इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है जिसमें रेडियस आर वाला टर्म होता है। मैं एग्जांपल बताऊंगा बेटा इसका, एक आपको याद नहीं रखना है वो, लेकिन एग्जांपल समझाने के लिए मैं जरूर दूंगा। ठीक है, यहां पर देखना, इसमें दो इक्वेशन होती है जिसमें से एक इक्वेशन में क्या होता है, आर वाला टर्म होता है, एक दूसरी इक्वेशन होती है जिसमें थीटा और फाई वाला टर्म होता है। जिसमें आर वाला टर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं,
रेडियल वेव फंक्शन नाम देते हैं, और जिसमें एंगल वाले टर्म्स होते हैं, थीटा और फाई वाले टर्म्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम एक्स वाई जेड वाले वेरिएबल्स को कन्वर्ट करके आर और थीटा वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो देखना है ये एक एग्जाम्पल लिख रखा है, ये एक ऑर्बिटल वेव फंक्शन की इक्वेशन है। तो थोड़ी भयानक सी इक्वेशन आपको दिख रही होगी बेटा, बट ये चीज आपको याद नहीं रखनी, केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब इसे आर और थीटा वाले टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो एक्चुअल में एक पार्ट ऐसा होता है जिसमें आर प्रेजेंट होता है, जैसे इसमें दिखेगा यहां से लेकर वहां तक, ये आर वाला टर्म हो गया, ये आर वाला टर्म हो गया, तो ये वाला कौन सा फंक्शन कहलाएगा? ये कहलाएगा रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाता है? ये कहलाता है रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, वहीं पर वो जो थीटा वाला जो पार्ट होता है, ये थीटा वाला पार्ट क्या कहलाता है? एंगुलर वेव फंक्शन, क्योंकि इसमें एंगल्स हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन। तो एक्चुअल में बहुत सारे ऑर्बिटल के जो इक्वेशंस होती है उसमें ये वैल्यूज बदलते जाती हैं, बट ऐसे दो तरीके की इक्वेशन देखने को मिलेगी, जिसमें एक रेडियस वाला टर्म होगा, एक इसमें क्या होगा? एंगल वाला टर्म होगा। तो इसलिए कई बार हम क्या कर देते हैं, ऐसा भी लिखते हैं कि जो साई है, जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, वो दो तरीके की इक्वेशन का प्रोडक्ट है, एक रेडियल वेव फंक्शन और एक क्या हो जाता है? एंगुलर वेव फंक्शन। इन दोनों के प्रोडक्ट से मिलकर ये क्या बनेगा? ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ऐसा बोलते हैं। और वो जो इक्वेशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, साई को जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके नीचे यहाँ 3 नंबर लिखते हैं, जो कि किसको बताते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। एग्जांपल के लिए, जैसे मुझे किसके लिए लिखना है? 3p के लिए इक्वेशन लिखना है, तो मैं साई के नीचे 3p लिख दूंगा, या इसकी जगह पर, या एक समझ लेते हैं, मान लेते हैं 3p की जगह पर 3s के लिए मुझे इक्वेशन लिखना है। 3s के लिए अगर इक्वेशन लिखना है, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा? इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले 3, नीचे साइड सबस्क्रिप्ट में यहाँ 3 लिख दूंगा, और इसके लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0, और इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो 3s के लिए जो साई होगा उसी को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? साई 300, कुछ इस तरीके से। तो जहां पर भी ऐसी इक्वेशन लिखी हुई रहे और उसके लिए आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या एजीमुथल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे, तो आप डायरेक्टली वहां से देखकर निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, जैसे अगर आपको ये बोला है कि 5 4 1 0, ये कौन से वाले सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये रिप्रेजेंट करेगा 4p को। समझ में आया क्या? ठीक है, अब होता क्या है, ये जो रेडियल वेव फंक्शन है, इसको सॉल्व करने के बाद रेडियल नोड्स निकल कर आते हैं, और वो जो एंगुलर वेव फंक्शन है उसको सॉल्व करने के बाद एंगुलर नोड्स निकल कर आते हैं। ठीक है, तो ये जो दो तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूं बेटा मैं, ये क्या लिखा था हमने? 410, जैसे ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4p वाले सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ देखना, हर एक ऑर्बिटल के लिए इक्वेशन अलग अलग होती है, आपको याद नहीं रखना बेटा, मैंने केवल ये समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो रेडियल वेव फंक्शन है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या निकल कर आते हैं? नंबर ऑफ रेडियल नोड निकल कर आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रेडियल नोड का वैसे हमने एक अलग फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ था। ठीक है, वही रेडियल नोड तो निकल कर आते हैं, साथ में डिस्टेंस भी हम उसका निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड निकाल सकते हैं, कि रेडियल नोड जो है न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, ये हम निकाल सकते हैं इस वाले रेडियस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, वैसे ही ये जो एंगुलर वेव फंक्शन है, इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद क्या निकल कर आता है? नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, और एंगुलर नोड्स का एंगल, एंड एंगल्स ऑफ एंगुलर नोड। ठीक है, तो एंगुलर नोड्स के जो भी एंगल, कितने एंगल पर वो प्रेजेंट होंगे कौन से एक्सेस पर, ये निकल कर आ जाता है किससे? एंगुलर वेव फंक्शन को सॉल्व करके, वो थीटा वाली इक्वेशन को सॉल्व करके, या कई बार थीटा के साथ उसमें फाई वाली एक इक्वेशन भी आ जाती है। ठीक है, तो इतना भयानक इक्वेशन आपको सॉल्व नहीं करना है बेटा। हाँ, इसका एक यूज जरूर है, रेडियल नोड का जो डिस्टेंस है उसको सॉल्व करने के बाद कैसे आता है ये हम सीखेंगे, क्योंकि उसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है बेटा। ठीक है, यहां देखना, यहां तक इंफॉर्मेशन हमने किसके बारे में जान ली? रेडियल वेव फंक्शन के बारे में बेसिक चीजें हमने समझ ली। ठीक, अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहां देखना,
हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड। हमें डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड निकालना है किसके लिए, 5200 के लिए। 5200 कहने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये 5 हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, 0 है मतलब एस के लिए, तो ये 2s के लिए ये इक्वेशन दी रखी है। और एस ऑर्बिटल की इक्वेशन में थीटा वाले टर्म नहीं होते, उसका एंगुलर वेव फंक्शन कांस्टेंट होता है और इसलिए उसमें कोई एंगुलर नोड निकल कर नहीं आते। ठीक है, कई बार ये स्टेटमेंट कुछ कुछ रेफरेंस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा कि जितने भी एस ऑर्बिटल होते हैं उसके में उसमें कोई थीटा फाई नहीं आता, उसका जो एंगुलर वेव फंक्शन है उसका एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और क्योंकि उसका एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसमें कोई एंगुलर नोड निकल कर नहीं आते। इसलिए याद होगा आपको कि एस ऑर्बिटल के लिए हमने क्या पढ़ रखा था कि उसमें नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने होते हैं, 0 होते हैं। जैसे ये 2s के लिए है, ये तो एक r वाला टर्म हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, तो वो जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसे क्या मान लेते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन। ये हो गया r वाला टर्म, रेडियल वेव फंक्शन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, रेडियल नोड का डिस्टेंस कैसे निकालना है ये समझना बेटा। ए नॉट यहाँ पर एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना, ये जो ए नॉट है ये कांस्टेंट है, ये केवल r वाला ही टर्म केवल वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ एक्सपोनेंशियल वाला टर्म देखकर डर मत जाना बेटा। ठीक है, ये एक्चुअल में उसकी हमें कभी सॉल्व करने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे सॉल्व करेंगे देखना, अगर यहाँ पर कोई भी रेडियल नोड प्रेजेंट होगा, अगर कितनी भी भयानक इक्वेशन आपको क्यों ना दिए दी हो, वो बहुत ईजी होते हैं उसके सोल्यूशन। कैसे करते हैं देखना, जहां पर भी अगर रेडियल नोड होगा वहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि नोड पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। अगर 0 होता है तो ये पूरी इक्वेशन को स्क्वायर करके मैं 0 के बराबर पुटअप कर दूं, यहाँ देखना 1/4 स्क्वायर रूट 2 पाई होल इंटू 1/a0 की पावर 3/2, ये हो जाएगा 2 माइनस आर अपॉन a0 ई टू द पावर माइनस आर अपॉन 2a0। ठीक है, इसका जब मैं पूरा स्क्वायर कर दूं तो ये साई स्क्वायर हो गया, साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई तो इसका स्क्वायर रूट भी तो 0 ही होगा। ठीक है ना, अगर ये साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई तो ये भी तो 0 ही होगा। कौन सा, 1/4 2 रूट पाई 1/a0 की पावर 3/2, 2 माइनस आर अपॉन a0 ई टू द पावर माइनस आर अपॉन 2a0। मान लेते हैं ऐसा कोई इक्वेशन दे रखा है, ये भी तो 0 ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान क्या देना है, ये सारी चीजें तो मल्टीप्लीकेशन में ध्यान देना। ये मल्टीप्लीकेशन वाला अगर मैं उधर ले गया तो ये भी 0 हो गया, ये वाली चीज मल्टीप्लीकेशन में इसको मैं उधर ले गया, ये भी 0 हो गया, ये वाली चीज मल्टीप्लीकेशन में इसको ले गया इधर, ये भी 0 हो गया। केवल कौन सी इक्वेशन बच जाएगी बेटा, 2 माइनस आर अपॉन a0 इक्वल टू 0। समझ में आया क्या, क्या किया मैंने, सारी चीज़ों को मैं उधर ले जाकर अगर मैंने डिवाइड किया तो 0 में कोई भी नंबर डिवाइड करो 0 ही तो बचेगा। केवल 2 माइनस आर अपॉन a0 क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से देखना, ये r अपॉन a0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और इससे क्या निकल कर आ जाएगा, r इज इक्वल टू 2a0। तो ये r इज इक्वल टू 2a0 वाला जो पार्ट है, ये जो रेडियस है, यही डिस्टेंस है किसका, एंगुलर, ये रेडियल नोड का, यही डिस्टेंस किसका है, डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड। ठीक है, क्योंकि इस डिस्टेंस पर साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आया। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बहुत आसान होते हैं। आपको क्या करना है, ये कहाँ, यहाँ आसपास कोई भी कांस्टेंट दे रखे बेटा, उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान क्या देना है कि ये जो वाला पार्ट रहेगा, जो जिस इक्वेशन में माइनस वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, उस माइनस वाले पार्ट को 0 के बराबर रख देना है डायरेक्टली। ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो यहां पर क्या ध्यान देना कि ये जो माइनस वाला जो भी पार्ट होगा उसको किसके बराबर रख दोगे, 0 के बराबर रख दोगे। उसको 0 के बराबर रख दोगे तो r की जो वैल्यू आ जाएगी वही किसका डिस्टेंस हो जाएगा, वही रेडियल नोड का डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आया। इसमें एक दो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं बेटा। तो ये सारी इक्वेशन पर ध्यान नहीं देना है आपको, केवल ध्यान देना है किस पर, ये माइनस वाले पार्ट पर। ठीक है, उसको 0 के बराबर r की वैल्यू जो भी आएगी वो रेडियल नोड का डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, फॉर अ 3s ऑर्बिटल साई की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, आगे क्या बोला है, यहाँ एक्चुअल में सिग्मा वाली इक्वेशन दे रखी है और आगे एक सिग्मा का इक्वेशन और फिर से दिया है, उसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्या दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम न्यूक्लियस। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पर दो सॉल्यूशन निकल कर आएंगे। कैसे निकल कर आएंगे अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, लेकिन उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको आंसर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस लिखा हुआ है।
तो हमें ये पूरी इक्वेशन को ध्यान देने की जरूरत नहीं है बेटा। रेडियल नोड का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या बोला था, केवल जो माइनस वाला जो टर्म रहेगा, जैसे यहाँ 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट वाला टर्म था, केवल उसको 0 के बराबर रख देना है, उससे आर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन तो वैसे भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 से, तो डिवाइड हो जाएगी 0 से, तो 0 ही बचेगा उसमें। यहाँ देखना, केवल आपको इस वाली इक्वेशन को ध्यान देना है जिसमें माइनस वाला टर्म रहेगा। तो ये माइनस वाला टर्म कौन सा है, 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस हो गया सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ये एक्चुअल में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए दो सॉल्यूशन निकल कर आएंगे। इसी इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा प्लस क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब जो सोल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है 2a, यही होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर वैल्यूज पुटअप कर देंगे तो ध्यान देना कैसे निकलेगा। यहाँ पर माइनस बी, तो बी क्या हो जाएगा -6 है, तो माइनस ऑफ -6 ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 36 माइनस 4ac, ए क्या है 1, सी क्या है 6, 4ac कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2a, ये तो 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ देखना सोल्यूशन जो है वो क्या निकल कर आएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ दो सोल्यूशन निकल कर आए हैं। एक सोल्यूशन कौन सा है 6, इसको और थोड़ा 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखना 6 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसल आउट होने के बाद ये क्या बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से दो सोल्यूशन निकल कर आ जाएंगे। एक जो सोल्यूशन निकल कर आया वो है 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा जो है वो कौन सा है 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, ये वाली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो निकल कर आएगा वो यहाँ से निकल कर आएगा। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ये सिग्मा की वैल्यू है, हमें आर की वैल्यू निकालना है बेटा। तो यहाँ से जो भी सिग्मा की वैल्यू निकल कर आई उसमें वो 2rz अपॉन 3a नॉट रख देंगे। तो ये जो बड़ी वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, तो इस बड़ी वैल्यू को हम पुटअप करेंगे, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2rz अपॉन 3a नॉट। ठीक है, अब यहां देखना हमें किसका एक्सप्रेशन चाहिए, आर का एक्सप्रेशन चाहिए, रेडियस का एक्सप्रेशन चाहिए। तो रेडियस का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा देखना, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ फिर से 2 और ऊपर आ जाएगा a नॉट, नीचे चला जाएगा z, a नॉट बाई z। ये वाला एक्सप्रेशन निकल कर आ रहा है। ये रेडियल नोड का जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो ये किस वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बेटा, ये थर्ड वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में इक्वेशन बहुत भयानक जरूर लग सकती है, लेकिन यहाँ केवल वो जो माइनस वाला जो भी ब्रैकेट वाला टर्म दिखाई देगा आपको, उसको 0 के बराबर रखकर आप डायरेक्टली रेडियस या डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड निकाल सकते हो। इसमें डिफरेंट क्या था पहले वाले एग्जांपल से, यहाँ डायरेक्टली आर वाला टर्म नहीं दिया था, पहले हमने सिग्मा निकाला और उसको इसके बराबर रख दिया, तो इससे आर की वैल्यू निकल कर आ गई। समझ में आया। इसके बाद एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा इस पर। ठीक है, कुछ रेफरेंस बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बेटा। यहां देखना क्या दिया है, द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज, लेकिन कौन से ऑर्बिटल के लिए है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस हमें इक्वेशन को देखना है। और क्या बोला है, वेयर ए नॉट एंड जेड आर दी कांस्टेंट इन विच आंसर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एंड सिग्मा का फिर से यहां से इक्वेशन दे रखा है, जैसा लास्ट वाला क्वेश्चन था कुछ वैसा ही। आगे क्या बोला है, मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो भी निकालना है, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो भी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, हमने बोला है सिग्मा वाला जो भी माइनस वाला टर्म होगा उसको लेते जाना है, जैसे ये हो गया। तो यहाँ सिग्मा वाला माइनस वाले दो टर्म है, तो एक को सिग्मा -1 इक्वल टू 0, एक ये पुटअप करेंगे, यहां से सिग्मा की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 1, एक तो ये वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये भी है, तो जितना भी माइनस वाला टर्म है उसको पुटअप करना है। ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका डायरेक्टली फैक्टर बना सकते हैं हम, सिग्मा स्क्वायर -6 सिग्मा -2 सिग्मा प्लस 12 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये ज्यादा सिंपल तरीका हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा सिग्मा -6 इक्वल टू 0। तो एक्चुअल में फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा -6 इंटू सिग्मा -2। आप चाहो तो वही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a वाला। ठीक, इससे क्या निकल कर आ रहा है, सिग्मा की वैल्यू 6, सिग्मा की वैल्यू 2। तो एक्चुअल में हमारे पास 3 आंसर निकल कर आ रहे हैं बेटा। एक आंसर कौन सा आया, सिग्मा इक्वल टू 1 वाला आया।
एक आंसर आया सिग्मा इक्वल टू 6 वाला और एक आंसर आया सिग्मा इक्वल टू 2 वाला। ठीक, तो ये तीन आंसर में हमें मैक्सिमम वैल्यू आंसर करना है, मिनिमम वैल्यू आंसर करना है। सिग्मा इक्वल टू 1 ये कौन सी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। सिग्मा इक्वल टू 6 ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे हम, ये 2ZR अपॉन ए नॉट के बराबर रखकर आंसर निकालेंगे। सिग्मा की वैल्यू 1 है तो सिग्मा का इक्वेशन क्या है, 2ZR अपॉन ए नॉट इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू 1, तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ए नॉट बाई क्या हो जाएगा 2Z। एक इक्वेशन तो ये आ गया। दूसरा 2ZR अपॉन ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ 6 रख देंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3A नॉट बाई Z। 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या बचेगा 3 बचेगा, 3A नॉट बाई Z। तो किस में ऑप्शन आ रहा है बेटा, ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस और ये हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस A नॉट बाई 2Z, मैक्सिमम 3A नॉट बाई Z। कौन सा ऑप्शन निकल कर आ रहा है, ये थर्ड वाला। समझ में आया बेटा। तो ये थोड़े यूनिक तरीके के क्वेश्चंस हैं। ऑल दो हमने पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं पढ़ा है, लेकिन वो माइनस वाला जो टर्म होता है इनमें हर एक ऑर्बिटल में, उसको यूज करके हम रेडियल नोड का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। ये तो हो गए हमारे दो चीजें, ऑर्बिटल वेव फंक्शन और श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के बारे में। सबसे लास्ट में अब हमें एंगुलर मोमेंटम के कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं। ठीक है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, तीन तरीके के एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ऑर्बिट के लिए, एक पढ़ेंगे ऑर्बिटल के लिए, एक पढ़ेंगे स्पिन के लिए। तो अलग अलग चीजों को देखते हुए अलग अलग एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले हैं। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ये तो एक्चुअल में हमने बोर्स मॉडल में ही पढ़ लिया बेटा। एम वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, जैसे अगर हमें 6D ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, एन इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू एच अपॉन 2 पाई। कौन सा सबशेल है उससे मैटर नहीं करता, केवल ऑर्बिट नंबर देख लेंगे। ये तो हमने बोर्स मॉडल में भी सीखा था बेटा। ठीक है ना, हमने बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्वांटाइज्ड हो जाएंगे, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। याद है क्या, हमने बोला था कि जो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है ये क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। इसी के बेसिस पर तो हमने सारे डेरिवेशंस भी लिखे थे। मोमेंटम क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। तो ये तो कौन सा वाला कंसेप्ट हो गया, ये बोर्स मॉडल वाला ही कंसेप्ट हो गया। ठीक, इसी को और क्या लिख सकते हो, 6 इंटू एच क्रॉस भी लिख सकते हो वैसे। क्योंकि याद होगा जब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था, आप एच अपॉन 2 पाई को रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। और एच अपॉन 2 पाई को कैसे लिखते हैं, एच बार करके लिखते हैं। समझ में आया। तो ये वाला इक्वेशन तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो दो तरीके के और एंगुलर मोमेंटम हमें पढ़ना है उस पर आते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दोनों अलग चीजें हैं बेटा। ठीक है, इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो था ऑर्बिट, इसके बाद जो है वो क्या है, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के क्या यूज है, इससे क्या निकालते हैं, ये सारी चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है बस। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, इसमें इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू एल प्लस 1 होल इंटू एच अपॉन 2 पाई। समझ में आ गया। कहने का मतलब यहाँ केवल एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू यूज करेंगे, यहाँ ऑर्बिट नंबर मैटर नहीं करता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर आपको बोला है 5s के लिए लिखना है, 5s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखना है। और यूजुअली आपको कभी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलता है बेटा, बस आपको क्या निकालने के लिए बोलता है, एक्सप्रेशंस निकालने के लिए बोलता है। तो 5s, s के लिए l की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ अगर 0 पुटअप करते हैं, 0 इंटू 0 प्लस 1 होल इंटू एच अपॉन 2 पाई, तो एक्चुअल में ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो कौन सा एस ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 5p के लिए पूछा है। अगर इन्होंने 5p के लिए पूछा है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है ये एक्चुअल में कितनी आ जाएगी, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये हो जाती है 1। तो यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 होल इंटू एच अपॉन 2 पाई। इसको और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 एच अपॉन 2 पाई, या इसी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 और ये क्या हो जाएगा एच बार। समझ में आया क्या, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बस आपको एक्सप्रेशंस ही पूछता है जहां पर भी क्वेश्चंस में पूछेगा। ठीक है, इनफैक्ट आपको कभी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ एक्सप्रेशंस ही आते हैं। समझ में आ गया बेटा। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, वैसे अगर वैल्यू कभी कैलकुलेट करना भी हुआ तो आप एच की वैल्यू पुटअप करके निकाल सकते हो,
केवल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है, बट मोस्टली आपको मिलेंगे एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे लास्ट जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमें पढ़ना है किसके लिए, स्पिन के मोशन के लिए, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो फॉर्मूला लगभग सिमिलर रहेगा, उसके जैसा ही रहेगा जैसे हमने ऑर्बिटल के लिए पढ़ा था, बस एल की जगह एस वाली वैल्यू ले लेंगे, एस इंटू एस प्लस वन होल इंटू एच अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2 पाई। ये एस क्या है बेटा, ये एस है टोटल स्पिन, एस क्या है, टोटल स्पिन। और टोटल स्पिन कैसे निकालते थे, ये हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते समय साथ में निकाल कर देखा था। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्पिन निकल कर आ जाएंगे। तो उसकी वैल्यू यहां पर पुटअप कर देनी। जैसे अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी टोटल स्पिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। तो यहाँ हाफ की वैल्यू पुटअप कर देंगे उस फॉर्मूले में, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है, ठीक है, ये कितना निकल कर आ जाएगा, √1/2, ये हो जाएगा 1/2 + 1 होल इंटू एच अपॉन 2 पाई। अब किसी को लग सकता है सर हमने स्पिन की वैल्यू -हाफ भी तो पढ़ी, बिल्कुल, लेकिन यहाँ फॉर्मूले में केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे। ठीक है, फॉर्मूले में -हाफ वाली चीज पुटअप नहीं करना है, केवल मैग्नीट्यूड रखना है, तो हम हाफ ही रखेंगे। यहाँ देखना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और ये ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, 3/2, और ये हो जाएगा एच अपॉन 2 पाई। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, √3/4। एच अपॉन 2 पाई को और क्या लिख सकते हैं बेटा, एच क्रॉस या एच बार करके भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, √3/2, ये एच बार, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? तो एक्सप्रेशन ही बस हमें निकालने होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर कल को हमारे लिए कौन सा D7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकालने के लिए आ गया, क्या चीज, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो D7 कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसमें टोटल स्पिन कितना होगा देखते हैं। D7 में एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगा, 3/2, हाफ हाफ हाफ, ये हो जाएगा टोटल स्पिन। इसकी वैल्यू अगर फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं, क्या निकालने के लिए, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ लोगों को दोनों के फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उसके फॉर्मूले में भी √n इंटू n प्लस 2 था, लेकिन यहाँ √s इंटू s प्लस 1 है। ये समझ में आया? तो यहाँ s की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3/2 रख देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 3/2 + 1, और बाहर क्या आ जाएगा, h अपॉन 2 पाई। अब यहाँ देखना, ये क्या हो जाएगा, 3/2, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा क्या, 5/2, और ये हो जाएगा h अपॉन 2 पाई। ये कितना हो जाएगा, √15। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, √15/4, और ये हो जाएगा h अपॉन 2 पाई। सी को क्या लिख सकते हैं, h अपॉन 2 पाई को h बार लिख सकते हैं, और √15 और √4 क्या हो जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से एक्सप्रेशन अरेंज कर सकते हैं। आपको ऑप्शन में जो एक्सप्रेशन दिया हो वो आप टिक कर सकते हो। क्लियर हुआ बेटा? ठीक, तो ये हो गए हमारे दो और एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले। ऑर्बिट वाला तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था, और वाइटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वाले फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है ये हमने सीख लिया है। ठीक, अब इसके बाद जो है कुछ एमसीक्यूज ट्राई करते हैं, बहुत सिंपल एमसीक्यूज हैं, एंगुलर मोमेंटम वाले ही हैं। क्वेश्चन क्या है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे L इंटू एल प्लस 1 होल इंटू एच अपॉन 2 पाई, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 ही निकल कर आएगी, क्योंकि L की वैल्यू क्या है, 0। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्या पूछा है, फॉर अ डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज, फॉर्मूला क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, L इंटू एल प्लस 1 होल इंटू एच अपॉन 2 पाई। डी सबशेल के लिए या डी ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2। अगर L की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 + 1 होल इंटू एच अपॉन 2 पाई। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 √6 इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो √6 एच अपॉन 2 पाई कौन सा आ जाएगा बेटा, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन देखना, कुछ अलग एक्सप्रेशंस भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। जैसे यहां देखना, फॉर अ डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज, सेम ही क्वेश्चन है लेकिन एक्सप्रेशन अब एच बार के फॉर्म में है। हमने अभी क्या निकाला था, √6 एच अपॉन 2 पाई, यही निकाला था, पिछले वाला क्वेश्चन ही है बेटा, बट एच अपॉन 2 पाई को अब यहाँ और क्या लिख सकते हैं, √6
एच बार भी लिख सकते हैं। तो √6 एच बार कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला ऑप्शन। कहने का मतलब आपको कोई भी एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दे सकता है, दोनों चीजें आपको एक बार चेक कर लेनी है कि ऑप्शन में एक्चुअल में क्या दिया है। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद देखना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एन ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल टू 5। ऑर्बिट नंबर दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं आगे क्या दिया है। एंड इट्स एल वैल्यू, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल। अब मैक्सिमम पॉसिबल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? एन की वैल्यू अगर 5 है तो एल की वैल्यू कौन कौन सी निकल कर आएंगी? ये निकल कर आ जाएंगी 0 से लेकर n-1 तक, मतलब कहाँ तक? 4 तक। तो एल की वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेनी है, मतलब 4 के बराबर लेना है। आगे क्या पूछा है? द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसी के लिए। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? √L/L+1 होल इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो एल की वैल्यू यहाँ कितनी रख देंगे? 4 रख देंगे, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बोला था। 4 × 4 + 1 होल इंटू एच अपॉन 2 पाई। ये कितना हो जाएगा? 4 × 5, ये हो जाएगा √20 एच अपॉन 2 पाई। कौन सी वाली इक्वेशन से मैच कर रहा है बेटा? फोर्थ वाली इक्वेशन से मैच करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ये क्या बोल रहा है? द डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन 2 सक्सेसिव ऑर्बिट। अब यहां ऑर्बिट की बात कर रहा है, ठीक है, ऑर्बिटल की नहीं। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम देखेंगे हम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? NH/2 पाई। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? द डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन 2 सक्सेसिव ऑर्बिट, 2 लगातार ऑर्बिट। तो एक हो गया n और दूसरा हो गया n+1। तो दोनों के बीच में जब हम डिफरेंस देखेंगे तो NH/2 पाई प्लस H/2 पाई माइनस NH/2 पाई। तो ये माइनस और ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा? H/2 पाई हर बार डिफरेंस रहेगा। तो H/2 पाई कौन सा वाला ऑप्शन में है बेटा? सेकेंड वाले ऑप्शन में है। समझ में आया क्या? ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपको पूछता है बेटा, ठीक है, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो यहां पर हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया है बेटा। ठीक है, लेकिन आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है बेटा, उसके क्वेश्चंस आपको ट्राई करते रहने हैं। एनसीईआरटी एक बार जरूर रीड करके देखनी है। उसके जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो, चाहे इंटेक्स क्वेश्चन हो, चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, आपको जरूर ट्राई करने हैं बेटा। ठीक है, सिर्फ लेक्चर देख लेने से ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ऐसा नहीं है। ये लेक्चर देखने के बाद वैसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं, सारे वैरायटी वाले क्वेश्चंस ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो हम कंप्लीट करते हैं ये वाला चैप्टर, मिलेंगे एक दूसरे चैप्टर के साथ नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू बेटा, बाय।